नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में बीजेपी के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना आसान होने वाला नहीं है। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, साथ ही उनके साथ वाले भी विरोध कर रहे हैं। अब तमिलनाडु में भाजपा की प्रमुख सहयोगी अन्ना द्रमुक ने भाजपा को झटका देते हुए कहा कि एआईएडीएमके ने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह किया। एआईएडीएमके का मानना है कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। साल 2019 में जारी इस घोषणा पत्र में सेकुलरिज्म टॉपिक के अंतर्गत पार्टी ने कहा था, एआईएडीएमके भारत सरकार से अपील करेगी कि समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में ऐसा कोई संशोधन न लाया जाए जिससे भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो। बता दें, इससे पहले बीजेपी की सहयोगी एनपीपी ने भी यूसीसी का विरोध किया था। साथ ही जिससे बीजेपी साथ आने का कयास लगा रही है, उस अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को लेकर फिर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मणिपुर में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप है। अगर मणिपुर में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप है तो देश के एनएसए अजीत डोभाल जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी के मणिपुर दौरे से पूरा सरकारी तंत्र बौखला गया था। सरकार का षड्यंत्र था कि राहुल कुकी समुदाय के बीच चुराचांदपुर जाएं, लेकिन मोइरांग में मैतेई समाज के बीच में ना जाएं ताकि माहौल बिगड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ फैलाया कि राहुल जी को रोका गया, जबकि जनता उनके समर्थन में कह रही थी कि लेट मिस्टर गांधी गो। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। सभी समुदायों के लोगों में दर्द, दुख, घृणा और शत्रुता का जबरदस्त स्तर है और वे सभी निराश महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना होता है। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार ऐसा करने में विफल रही है। अब मणिपुर में जो रिश्ते टूटे हैं उन्हें जोड़ने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा, ये एक रहस्य है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने से पूरी तरह परहेज क्यों किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बुधवार को शरद पवार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार पर कहा कि उनके मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं होती तो बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए था। कहा कि अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है, आपने गलती की है तो आप सजा भुगतने को तैयार रहें। इस मौके पर मौजूद 14 विधायकों सहित पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक है, पूरे देश का ध्यान इस बैठक पर है। अजित की भूमिका देश हित में नहीं है, मैं लोगों के बीच हूँ, सत्ता में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने बुधवार को एक बार फिर अपने भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में बगावत करने वाले एनसीपी गुट की ओर से अपनी फोटो के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। अजित पवार गुट ने बुधवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। इस पर शरद पवार ने कहा कि जो लोग मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद शरद पवार कोई अहम फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी तक बैठक को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। इससे पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अपने खेमे के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रतीक यानी चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जा रहा है। वो सत्ता के भूखे नहीं हैं, लोगों के लिए काम करते रहेंगे। एनसीपी की सियासी जंग गहराती जा रही है। अब अजित पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है और अजित पवार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अजित पवार गुट ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी, जिसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बैठक प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई थी, जिसमें शरद पवार को एनसीपी चीफ पद से हटाने और अजित पवार को चुनने का फैसला हुआ था। सूत्रों के अनुसार बीती 30 जून को एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ ही अजित पवार को एनसीपी के अध्यक्ष बनाने की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी गई थी, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को 5 जुलाई को मिली। बुधवार को मुंबई में अपने गुट की बैठक के बाद अजित पवार ने शरद पवार पर जमकर निशाना साधा और अपने मन की भड़ास निकाली। उन्होंने मंच से शरद पवार को लेकर कहा कि आप सबके सामने मुझे विलन दिखाते हैं, आपके लिए अभी भी सम्मान है।
लेकिन आप ये बताइए कि आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और राजनीति में भी बीजेपी के नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देखिए। इससे नई जनरेशन को आगे आने का मौका मिलता है। आप 83 साल के हो गए हैं कि आप रिटायर होंगे या नहीं होंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक संकट के बीच अजित पवार ने शरद पवार के नाम पर खेलना बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारा प्यार मिला है, मुझे आपसे बहुत कुछ मिला और मैं 5 बार डिप्टी सीएम बना, ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं डिप्टी सीएम ही बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी राज्य का नेतृत्व करना चाहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ ताकि मैं जनता की भलाई के लिए वो सब कर सकूँ जो मेरे मन में है। उपनगर बांद्रा में अपने गुट की बुलाई बैठक में अजित पवार ने ये बातें कही। मुंबई के वाईसी चौहान सेंटर में एनसीपी नेता शरद पवार के नेतृत्व में हुई मीटिंग में करीब 14 विधायक, विधान परिषद के 3 सदस्य और पार्टी के 5 सांसद मौजूद रहे। हालांकि दोनों ओर से अभी किसी की संख्या का दावा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 29 विधायक अजित पवार के कैंप में पहुंचे। हालांकि कुछ रिपोर्टों में आंकड़े आगे बढ़ाकर भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी 36 विधायकों के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, जिससे अजित पवार को दल बदल विरोधी कानून से बचाया जा सके। इसके लिए कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि अजित पवार ने दावा किया है कि सभी विधायक उनसे संपर्क में हैं, यहां तक कि वो विधायक भी जो शरद पवार की बैठक में शामिल हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से कहा है कि अगर उनको लगता है कि पार्टी भ्रष्ट है तो उसने एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया है। शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही भोपाल में रैली की थी और एनसीपी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अगर आपको सच में लगता है कि एनसीपी एक भ्रष्ट पार्टी है तो आपने रविवार के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी को क्यों शामिल किया। इसका मतलब है ये लोगों की राय बनाने के लिए बिना सबूत के कुछ भी बोलते रहते हैं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके पास रहेगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी में अभी भी 8 से 9 सीटें खाली हैं, नए लोगों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार से कहूंगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि एनसीपी को एक समय स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहते थे, लेकिन जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वालों को मदद की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ आए और लोगों को यहाँ से ले गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। वो पार्टी के 27वें स्थापना दिवस पर पटना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसमें उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और भोजपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी समझ ला, ज़्यादा जुल्म नहीं करना, कोई ठहरा नहीं। उन्होंने कहा कि 2024 में उखाड़ के फेंक देव तो हर का हाल हुई। हम लोग फूल माला बेचकर जी लेंगे, जिस पर चाहो मुकदमा करो, सिर्फ यही हो रहा है। लालू यादव ने कहा कि गांव देहात में पहले कुछ लोग गरीबों को ऐसे ही सताते थे। वो गरीबों को कहते थे कि कोर्ट में केस कर देंगे। तेजस्वी यादव पर दायर नई चार्जशीट के बाद लालू यादव ने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक तो अभी झांकी है। लालू यादव ने महंगाई पर कहा यह लगातार बढ़ती जा रही है, देश में आपसी भाईचारे को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 पार्टियों के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार के आवास पर बैठक की। विपक्ष एकजुट हो चुका है और इनका जाना तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार होने वाली है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के मामले में प्रशासन ने अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त प्रवेश शुक्ला के घर के अवैध अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियुक्त पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। बता दें, इस घटना के बाद से सोशल मीडिया समेत कांग्रेस की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि अभियुक्त प्रवेश शुक्ला बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि है। ऐसे में क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर से कार्रवाई होगी? फिलहाल शिवराज चौहान ने बुलडोजर वाली कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, मवेशियों का दड़बा गिराकर दिखावा किया गया है। इसी पर कुछ लोग जय जय शिवराज जपने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरबाड़ को दी गई अंतरिम जमानत आगे अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। मामले में अब 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसका मतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर 19 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी, जिसमें उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।
बता दें 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सबूत गढ़ने में कथित भूमिका के संबंध में उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।